विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है संगीत के कुछ ग्रंथों की जानकारी, जिसके अंतर्गत हम भारत के प्रसिद्ध नाट्यशास्त्र और पंडित सारंगदेव के द्वारा रचित संगीत रत्नाकर का पर चर्चा करेंगे। देखिए, भारतीय जो संगीत के ग्रंथ हैं वो हमारी प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय संस्कृति के साक्ष्य एवं प्राण हैं। हमारे जो संगीत मनीषी रहे, उन्होंने अपनी अनुपम मनीषा, अकाट्य प्रतिभा और अपने पांडित्य के द्वारा और अपनी असाधारण विवेचन कौशल के द्वारा इन अतिथि ग्रंथों की रचना की और इनको लोकप्रिय एवं व्यापक बनाया। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हमें प्राचीन काल का जो सबसे प्रमुख ग्रंथ हमें मिलता है वो है महर्षि भरत द्वारा रचित नाट्यशास्त्र। भरत मुनि जो है, उनका समय जो है 4वीं शताब्दी का माना जाता है और आपने ही नाट्यशास्त्र नामक एक अनुपम ग्रंथ की रचना जो है की। नाट्यशास्त्र जो है वो नाटक और साहित्य का आदि ग्रंथ माना जाता है। इसीलिए कवि कुल गुरु कालिदास ने महर्षि भरत को नाटक का आदिम प्रोक्ता कहा है। इस ग्रंथ में साहित्य तथा संगीत के गूढ़तम तत्वों की विशद व्याख्या की गई है। अतः भरत जो है, उनका नाट्यशास्त्र सर्वप्रथम ऐसा ग्रंथ है जिसमें संगीत शास्त्र का वैज्ञानिक और सार्वभौमिक विवेचन हमें प्राप्त होता है। बाद में फिर देखते हैं हम कि बाद के जितने विद्वान हुए, उन्होंने फिर भरत के ही अनुसरण किया है। जो नाट्यशास्त्र है वो भारतीय संस्कृति, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में अपना सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें मुख्यतः 36 अध्याय हैं और इनमें संगीत की विषय जो है वो विस्तृत रूप में चर्चा की गई है। मूलतः ये भरत का जो नाट्यशास्त्र है वो उसका प्रमुख विषय नाट्य है, परंतु महर्षि भरत के अनुसार कोई ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, योग या कर्म ऐसा नहीं है जो कि नाट्य में ना आता हो। इस कारण उन्होंने गीतवाद और नृत्य का भी इसके साथ में उल्लेख किया है। साथ ही जो ये ग्रंथ जो है, नाट्य जो है वो संगीत की हम देखा जाए तो वो बहुत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, क्योंकि ये भारतीय साहित्य संगीत के क्षेत्र में एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें संगीत, नाट्य, नृत्य और काव्य का हमें पूर्ण विवेचन प्राप्त होता है। संगीत का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जो इससे अछूता रहा हो। भली तत्कालीन गायन पद्धति, गीत प्रकार, गायक तथा वादकों के गुण अवगुण, वाद्यों के प्रकार हो तो उनकी वादन की विधि हो, तो स्वर के सूक्ष्मतम उपादान, श्रुति की जो शास्त्रीय मीमांसा है, ये इसका भी सर्वप्रथम उल्लेख, ये सब हमें भरत के नाट्यशास्त्र में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त साहित्य तथा संगीत में रस निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में भी इस ग्रंथ का बहुत बड़ी देन मानी जाती है, क्योंकि भरताचार्य की धारणा है कि संगीत का अंतिम लक्ष्य जो है वो रसानुभूति है, यानी जो संगीत श्रोताओं को रसमग्न नहीं कर सकता वह संगीत ही नहीं है, और वही संगीत रस को उत्पन्न करने वाला हो सकता है जिसमें स्वर, ताल, शब्द तीनों का समान रूप से निर्वाह किया जा सके। तो इस तरह से देखा जाए कि भरत के नाट्यशास्त्र में हमें सब चीज़ों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इन्होंने षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम का वर्णन किया है। इसके साथ ही 7 स्वर, 22 श्रुतियों, वादी संवादी, श्रुति स्थान, स्वर संवाद इत्यादि सभी का आपने जो है विशद विवेचन जो है आपने अपनी इस पुस्तक में हमें किया है। इस तरह से देखा जाए तो नाट्यशास्त्र जो है प्राचीन समय का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसको आज भी उसी सम्मान के साथ उसकी देखा जाता है। अगला जो ग्रंथ जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है संगीत रत्नाकर। पंडित सारंगदेव ने इस महान संगीत ग्रंथ की रचना जो है वो 13वीं शताब्दी के आसपास जो है की है।
और संगीत के शास्त्र ग्रंथों में सारंगदेव जी का भी जो है एक बहुत अप्रतिम स्थान है, क्योंकि उनके द्वारा जो ये रचित संगीत रत्नाकर है, इसमें संगीत संबंधी प्रत्येक विषय का स्पष्ट, सूक्ष्म और व्यवस्थित निरूपण हमें प्राप्त होता है। इस ग्रंथ में संगीत का अत्यंत विशाल एवं व्यापक क्षेत्र समाहित है और संगीत के तीनों ही अंग यानी गीत, वाद, नृत्य इसमें समावेश हुआ है। और देखा जाए तो यह संगीत का ऐसा पहला ग्रंथ है जिसमें गीत, वाद्य के साथ साथ नृत्य का भी समावेश हुआ है। और उन्हीं के अनुसार गीतम, वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। इस ग्रंथ में गीत, वाद्य तथा नृत्य सभी का सांगोपांग निरूपण हमें मिलता है। अतः यह संगीत के अंगों का लक्षण ग्रंथ इसको हम कह सकते हैं। इस ग्रंथ में जो महत्ता हम देखते हैं कि प्राचीन समय में के ग्रंथों में भरत के नाट्यशास्त्र को है प्राप्त थी, वही उसी तरह से मध्यकालीन संगीत के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उसमें संगीत रत्नाकर का स्थान है। पंडित सारंगदेव द्वारा रचित ये संगीत रत्नाकर के मुख्यतः जो है इसको 7 अध्यायों में उन्होंने उसको विभक्त किया है, जिसमें पहला अध्याय है स्वराध्याय, दूसरा राग विवेकाध्याय, तीसरा प्रकीर्णाध्याय, चौथा प्रबंधाध्याय, पांचवा तालाध्याय, छठा वादाध्याय और सातवां नर्तनाध्याय। यानी प्रथम अध्याय में इसमें जो पहला अध्याय है, पहला वाला अध्याय, उसके अंतर्गत स्वराध्याय के अंतर्गत इसको उन्होंने 8 प्रकरणों में बांटा है। और इसके अंतर्गत उन्होंने जो है इसमें वीणा की धातु वृत्ति और निर्गीत को छोड़कर भारत के स्वरगत विषय के पूरे विस्तार को इसमें समेटा गया है। और उसके बाद जो है इसमें इन्होंने इस तरह से देखा जाए तो इसमें नाद का स्वरूप, नादोत्पत्ति, उसके भेद, सारणा चतुष्टय, ग्राम, मूर्छना, तान निरूपण, स्वर और जाति, साधारण, वर्ग, अलंकार, जातियों का विस्तृत विवेचन इसमें हमें मिलता है। दूसरा आता है राग विवेकाध्याय। इसमें राग और उनके विभाग तथा रागांग, भाषांश, शब्दों का स्पष्टीकरण, देशी राग व उसके नाम इत्यादि का पूर्ण विवेचन जो है इसमें प्राप्त होता है। और इसके 2 प्रकरण हैं। इसके दोनों प्रकरणों में रागों का विशद विवेचन हमें मिलता है। प्रथम प्रकरण के अंतर्गत राग के लक्षण, ग्राम राग, उपराग, राग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, तो द्वितीय प्रकरण के अंतर्गत रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग का विस्तृत विवेचन हमें इसमें मिलता है। तीसरा है प्रकीर्णाध्याय। इस अध्याय में उन प्रकीर्ण विषयों को रखा गया है जो अन्य अध्यायों में किसी के अंतर्गत नहीं आती। इनमें वाग्यकार, शब्द भेद, शरीर लक्षण, गमक, स्थाय, आलाप्ति जैसे विषय लिए गए हैं। चौथा है प्रबंधाध्याय। यह अध्याय प्रबंध यानी नाट्य, भिन्न संगीत के निबंध रचनाओं से संबंधित है, जिसमें गीत का लक्षण और उसके गांधार्व गान में 2 भेद, प्रत्येक प्रबंध के तत्व, प्रबंध भेद और प्रत्येक प्रबंध लक्षण तथा गीत के गुण दोष जो है इसमें शामिल है। फिर आता है तालाध्याय। इस अध्याय में ताल के तत्व, मार्ग ताल, गीतक, देशी ताल और ताल प्रत्यय निरूपित जो है किया गया है। और यानी इसमें वाद्याध्याय में वाद्यों के सभी प्रकारों का वर्णन, गायन विधियों का, वाद्यों और वाद्यों के गुण दोषों का विस्तृत वर्णन हमें इसमें मिलता है। उसके बाद जो लास्ट 7वां अध्याय है उसमें नृत्याध्याय। इसमें नृत्य के तत्व और रस, नृत्य विधाओं, नवरत्नों और नृत्य संबंधी कुछ अन्य विषयों का इसमें समावेश यानी किया गया है। यानी उनकी नृत्य संबंधी बातों की सूक्ष्म जानकारी जो है इस अध्याय में दी गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संगीत रत्नाकर के 7 अध्यायों पर हम जब दृष्टिपात करते हैं तो ये निष्कर्ष प्राप्त होता है कि संगीत का कोई भी विषय ऐसा नहीं बचा है जो इस ग्रंथ में समाविष्ट ना हुआ हो। इसलिए यह उत्तरी और दक्षिणी दोनों संगीत पद्धतियों का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। और ये देखा जाए तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ प्राचीन काल तथा आधुनिक काल दोनों के मध्य एक संधि का कार्य करता है। अर्थात जो
पूर्ववर्ती ग्रंथों के जो सिद्धांत ध्रुव थे उनकी व्याख्या इस ग्रंथ में सरल रूप में की गई है तथा आधुनिक काल में संगीत के जो भी प्रयोग हैं अर्थात जो वर्तमान में चल रहा है उन सब का वर्णन भी संगीत रत्नाकर में हुआ है। इस कारण संगीत रत्नाकर को भी हम मानते हैं कि ये संगीत जगत का सबसे आदर्श ग्रंथ है, क्योंकि उसके बाद भी जिस तरह से भरत का नाट्यशास्त्र का अनुसरण सभी विद्वानों ने किया, उसके इसी तरह से संगीत रत्नाकर के बाद भी उनके जितने ग्रंथकार हुए उन्होंने सभी ने इस ग्रंथ को का जो है अनुसरण जो है किया है। इससे पता चलता है कि संगीत जगत में संगीत रत्नाकर तथा भरत के जो नाट्यशास्त्र हैं दोनों ही ग्रंथों का जो है अतुलनीय तथा अवर्णनीय योगदान है। थैंक यू।